अमेरिका में रहने वाला वरुण अपने डैड के बार बार कहने पर 10 साल बाद अपनी बीवी नेहा के साथ इंडिया आया और बहुत ही भारी भरकम कीमत चुकाकर कानपुर में कई सालों से बंद पड़ी हवेली खरीदी। शिफ्ट होने के बाद जब वरुण अपने मॉम डैड को उनके घर वापस छोड़ने जा रहा था तो हवेली से बाहर निकलते ही हवेली के गेट पर एक भिखारी वरुण को बैठा दिखाई दिया। वरुण ने भिखारी को 10 रुपए का नोट दिया और गाड़ी लेकर अपने मॉम डैड को छोड़ने निकल पड़ा। उधर वरुण अपने मॉम डैड को उनके घर छोड़कर वापस हवेली के लिए निकला। इधर अपने पैक्ड सामान को अनपैक्ड करती नेहा ने सुनी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़। नेहा ने सोचा और तो कौन होगा, दरवाजे पर वरुण ही होगा, तो नेहा ने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है वरुण, अंदर आ जाओ। उधर वरुण हवेली से 7 किलोमीटर दूर सिग्नल खुलने का इंतज़ार कर रहा था। बार बार दरवाजे पर हो रही दस्तक से तंग आकर नेहा दरवाजे की तरफ चली और दरवाजे से 10 कदम ही दूर थी कि सोफे पर पड़ा उसका फ़ोन बजा। नेहा पलटकर सोफे तक गई। फ़ोन देखा तो वरुण की ही कॉल आ रही थी। नेहा ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही वरुण बोला, खाना तो आज बना नहीं पाएंगे, तो क्या लेकर आऊँ खाने में? नेहा ने वरुण से पूछा कि तुम हो कहाँ? वरुण ने कहा कि वो पास के रेस्टोरेंट में है। नेहा ने फ़ोन वापस सोफे पर रखा। वरुण फ़ोन पर हेलो हेलो करता रहा और नेहा ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो उसे बाहर कोई नहीं दिखा। काफ़ी दूर बना हवेली का बड़ा सा लोहे का मेन गेट भी बंद था, तो किसी के दरवाज़ा खटखटा कर वापस चले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेहा ने दरवाज़ा बंद करके अंदर आकर फ़ोन उठाया तो तब तक वरुण की कॉल कट चुकी थी। 10 मिनट बाद वरुण घर आया और फ़ोन पर एकदम से चुप होने की वजह नेहा से पूछी तो नेहा ने सारी बात वरुण को बताई। वरुण ने नेहा की यह बात हंसी मजाक में टाल दी। थोड़ी देर बाद रात हुई और नेहा और वरुण दोनों खाना खाकर सो गए, लेकिन सोते सोते ही वरुण की नींद टूटी किसी के उसके बालों में उंगली फिराने से। वो शायद नेहा ही रही होगी, लेकिन जब वरुण को एक भयंकर बदबू आई तो उसने अपने एक हाथ से अपने बालों में फिरते हाथ को हटाकर कहा, यार नेहा, ये बदबू कहाँ से आने लगी? तो वरुण ने सुना, अच्छा बदबू आ रही है तो यहाँ क्यों आई? वरुण एकदम हड़बड़ा कर उठा तो देखा नेहा उसके बगल में आराम से सो रही थी। वरुण ने सोचा कि वो सपना देख रहा था और ये सोचकर वरुण दोबारा सो गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक बार फिर वरुण की नींद एक आवाज़ से टूटी। वरुण एक बार फिर बिस्तर पर उठकर बैठा तो पाया नेहा बिस्तर पर नहीं थी। बाहर से आती आवाज़ का पीछा करते हुए वरुण बेडरूम से निकलकर हॉल में पहुंचा तो देखा नेहा खिड़की पर खड़ी थी। पास जाकर वरुण ने भी खिड़की से बाहर देखा तो वो अजीब सी आवाज़ खिड़की से बाहर हवेली के मैदान में लगे पेड़ के नीचे बेंच पर बैठा वही भिखारी कर रहा था जिसे सुबह वरुण ने 10 रुपए दिए थे। वरुण गुस्से से बाहर गया और भिखारी के पास पहुंचा और बोला, तुम अंदर कैसे आए? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ही तो मुझे लेकर आए। वरुण ने उसे इसी वक्त बाहर जाने के लिए कहा तो उस भिखारी ने एक बार फिर अजीब सी आवाज़ में कहा, पैसे लेकर जाऊंगा। वरुण ने 1000 रुपये जेब से निकाल कर उसे दिए और बोला, लो अब वापस मत आना। तो भिखारी ने कहा, मुझे 300 रुपये चाहिए। वरुण ने पूछा, क्या करोगे 300 रुपये का? तो इस पर उस भिखारी ने जो कहा वो सुनकर वरुण का गुस्सा उसके आपे से बाहर हो गया, क्योंकि उस भिखारी ने कहा, मुझे 300 रुपये आपके कफन के लिए चाहिए। वरुण ने गुस्से में आकर उस भिखारी को 3-4 थप्पड़ जड़ दिए और उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटने लगा। वो भिखारी कहता रहा, आप भी अंदर नहीं जा पाओगे और वो भी बाहर नहीं आ पाएगी। वरुण ने भिखारी को हवेली से बाहर किया और अंदर से गेट की कुंडी लगा दी और गेट बंद करके हवेली की तरफ पलटा तो देखा अभी तक अंदर वाले गेट पर जहां नेहा खड़ी थी अब वहां कोई नहीं था। वरुण हवेली के अंदर पहुंचा तो देखा नेहा बेडरूम में बिस्तर के ऊपर घुटनों में सर दबाए बैठी थी। उसे ऐसा बैठा देख वरुण ने उससे पूछा,
कि वो ऐसे क्यों बैठी है तो नेहा पहले थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर कहा, अंदर मत आ, बाहर चला जा। वरुण दौड़कर नेहा के पास जाकर बैठा और उसे छुआ और छूते के साथ ही नेहा ने अपनी गर्दन उठाई। उसकी बिल्कुल सफ़ेद आंखें और जहरीली मुस्कान देखकर वरुण के रोंगटे खड़े हो गए। वरुण ने कहा, नेहा, ये क्या हो गया तुम्हें? नेहा ने एकदम बिस्तर पर सीधे खड़े होकर वरुण के बालों को पकड़कर उसे ऊपर उठाया और बड़ी आसानी से उसे बेडरूम से बाहर फेंक दिया। दर्द में कराता हुआ हॉल में पड़ा वरुण देखता है कि नेहा लंगड़ाते हुए बेडरूम के दरवाजे तक आई और एक भयानक आवाज़ में बोली, तुझे बदबू आती है यहाँ, चला जा यहाँ से, इसे तो मैं जाने नहीं दूंगी। और इतना कहते ही बेडरूम का दरवाज़ा वरुण की नज़रों के सामने बंद हुआ और बेडरूम के अंदर शुरू हुई नेहा की चीख और बस चीख। वरुण ने बहुत कोशिश की दरवाज़ा तोड़ने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटा। वरुण ने थक हार कर अपने डैड को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। वरुण के डैड ने कहा कि वो थोड़ी देर में ही हवेली पहुंचता है। अपने डैड का इंतज़ार करते करते वरुण ने खिड़की से बाहर देखा कि वो भिखारी अभी भी पेड़ के नीचे उसी बेंच पर बैठा था और कह रहा था, वो उसे बाहर नहीं आने देगी, तुम बाहर आ जाओ वरना तुम्हें भी मार डालेगी वो। वरुण बहुत प्यार करता था नेहा से, वो उसे इस हालत में तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। करीबन आधे घंटे बाद वरुण के डैड हवेली पहुंचे और उनके साथ पहुंचा कहानी का एक और मुख्य किरदार जिसका नाम मंदार था। मंदार को बचपन से ही भूत प्रेत आत्माओं में दिलचस्पी थी। मंदार आत्माओं को महसूस कर सकता था और उन्हें काबू कर सकता था। मंदार ने हवेली में घुसते ही वरुण को बताया कि इस हवेली में इसकी पुरानी मालकिन की आत्मा है। उसके पति को जब उसकी बेवफाई के बारे में पता लगा तो उसके पति ने उसे मारकर बेडरूम की दीवार में चिनवा दिया। तब से उनकी आत्मा इसी हवेली में है और कुछ दिन बाद उसका पति पागल हो गया और आजकल हवेली के आसपास ही पड़ा रहता है। कहते हैं कि वो उसे हवेली के अंदर नहीं आने देती। उस आत्मा को नफरत है हर शादीशुदा जोड़े से। मंदार की ये बात सुनकर वरुण कांपने लगा तो मंदार ने उससे कहा, आप घबराइए मत, हम आपकी पत्नी को बचा लेंगे। मंदार ने आंखें बंद की और उसी के साथ बेडरूम के दरवाजे के नीचे से खून की एक पतली धार बाहर आने लगी। वरुण खून देखकर काफ़ी घबरा गया, लेकिन मंदार ने वरुण को दरवाजे के पास ना जाने का इशारा किया। तभी बेडरूम का दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ धीरे से खुला तो पता लगा खून की धार बेड के नीचे से आ रही थी और बेड के ऊपर नेहा औंधे मुंह पड़ी थी। मंदार, वरुण और वरुण के डैड तीनों बेडरूम में घुसे। मंदार ने कहा, क्या चाहती हो तुम? जवाब में नेहा एकदम बिस्तर पर उठकर बैठी और बोली, चले जाओ यहाँ से तुम लोग, इस लड़की को मैं नहीं जाने दूंगी। और इतना कहकर नेहा जोर जोर से हंसने लगी। मंदार ने पानी की एक शीशी वरुण को देते हुए कहा कि इसे पूरे कमरे में छिड़को। वरुण ने छींटे देना शुरू किया। नेहा चिल्लाती हुई दौड़कर बेडरूम से बाहर आई। वरुण ने पूरे हॉल में भी होली वाटर छिड़का। नेहा चिल्लाती चीखती हवेली से बाहर आई और भागती भागती बेहोश होकर गिर पड़ी। वरुण उसे उठाकर अंदर लेकर आया। मंदार ने उसे बताया कि हमें इस आत्मा को कैसे भी करके हवेली से बाहर लेकर जाना था। होली वाटर के छिड़काव से वो खुद ब खुद बाहर चली गई। अब वो वापस अंदर नहीं आ सकती। 3-4 दिन बाद हवेली के बाहर लोहे के गेट के सरियों पर उसी भिखारी की लाश टंगी मिली। ध्रुव ने आज पूरा मन बना रखा है कि वो पड़ोस में रहने वाली रूही को अपने दिल की बात बोल कर रहेगा। कुछ ही दिन हुए हैं रूही को ध्रुव के पड़ोस में रहते। ध्रुव को पहली ही नज़र में रूही से प्यार हो गया था और ध्रुव को भी यकीन है कि रूही भी उससे प्यार करती है, क्योंकि जब ध्रुव ऑफिस के लिए निकलता है तो रूही ध्रुव को अपने फ्लैट के दरवाजे पर उसकी तरफ खड़ी मुस्कुराती हुई नज़र आती है
आज अपने दिल में हसीन ख्वाब सजाकर ध्रुव घर से निकला और आज भी हमेशा की तरह रूही ध्रुव को अपने फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी उसकी तरफ एक हल्की सी मुस्कान से मुस्कुराती हुई नजर आई। ध्रुव अपने दिल की धड़कनों को थामकर रूही के पास गया और रूही को कहा कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उससे दोस्ती करना चाहता है। और ध्रुव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब रूही ने भी ध्रुव का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए। देर रात तक दोनों आपस में बातें करते। 12 दिन के इस प्यार में ध्रुव रूही के साथ अपनी सारी जिंदगी अपनी कल्पनाओं में बुन चुका था। एक दिन रात को व्हाट्सएप पर चैट करते हुए ध्रुव ने रूही से पूछा कि वो उसे कभी अपने घर क्यों नहीं बुलाती। रूही ने रिप्लाई दिया, अभी आ जाओ। इस एक रिप्लाई से ध्रुव पता नहीं कितने दूर तक के ख्वाबों को अपने मन में उतार चुका था। ध्रुव ने टाइम देखा तो रात के 11 बज चुके थे। ध्रुव झट से उठा और अपने फ्लैट से निकलकर रूही के फ्लैट के सामने पहुंचा। एक दो बार दरवाज़ा खटखटाने से ही रूही ने दरवाज़ा खोला और ध्रुव को अंदर सोफे पर बैठाकर खुद किचन में उसके लिए पानी लेने चली गई। ध्रुव वहाँ बैठा बैठा पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहा था, लेकिन जब 15 मिनट तक रूही उसके पास वापस नहीं आई तो ध्रुव के दिमाग की घंटी बजी। उसने रूही को पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ध्रुव अपनी जगह से उठा और किचन तक पहुंचा तो पाया किचन में कोई नहीं था। किचन से वापस हॉल की तरफ पलटा तो उसको एक झटका सा लगा, क्योंकि रूही किचन में न होकर हॉल में सोफे पर बैठी बैठी स्वेटर बुन रही थी। और ध्रुव को एक और झटका लगा जब रूही ने ध्रुव को देखते हुए कहा, अरे ध्रुव, तुम कब आई? ध्रुव कुछ सोचते हुए बोला, तुम मजाक कर रही हो ना? तो इस पर रूही हंस पड़ी और बोली, हाँ बाबा, घबराओ मत। फिर ध्रुव ने एक सवाल और पूछा, तुम किचन से बाहर कब आई? तो रूही ने कहा, हाँ, जब मैं बाहर आई तब तुम्हें दिखाई नहीं दी होगी। ध्रुव ने पूछा, क्यों? रूही ने कहा, अरे ध्रुव, मैं मर चुकी हूँ ना, इसलिए अपनी मर्जी से दिख भी सकती हूँ और गायब भी हो सकती हूँ। और इतना कहकर रूही मुस्कुराती हुई अपनी जगह पर खड़ी हुई और ध्रुव की तरफ चली। ध्रुव की फटी आंखें बस रूही को अपने पास आता देख रही थी। रूही बिल्कुल ध्रुव के सामने आकर रुकी और सामने खड़ी रूही की सफ़ेद होती आंखें और सड़ता चेहरा देख ध्रुव की चीख निकली और उसकी आंख खुली और देखा ध्रुव अभी भी रूही के फ्लैट में सोफे पर ही बैठा था। रूही किचन से निकल कर आई। ध्रुव के हाथ में एक गिलास पानी का दिया और पसीने में तरबतर हो चुके ध्रुव से पूछा, क्या हुआ ध्रुव, कोई डरावना सपना देखा क्या? ध्रुव बोला, अरे नहीं, मतलब हाँ, पता ही नहीं लगा कब आँख लगी। तो इस पर रूही ने कहा, तो तुम सो जाओ ना, आई थिंक तुम्हें नींद आ रही है, आओ मेरे बिस्तर पर सो जाओ। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया और रूही के साथ उसके बेडरूम तक गया और बेड पर चादर ओढ़ कर लेट गया। रूही, मैं आती हूँ कहकर वहाँ से चली गई। ध्रुव ने सोचा रूही उसके लिए तैयार होने गई है। ध्रुव ने अपना मुंह चादर से ढक रखा था तो उसे महसूस हुआ कि उसकी चादर पर कुछ रेंग रहा है। ध्रुव ने सोचा छत से छिपकली गिर गई होगी तो अंदर से ही हाथ मारकर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन हाथ मारने के बावजूद जब वो रेंगती चीज बिल्कुल ध्रुव के चेहरे के ऊपर आई तब ध्रुव को पता लगा कि वो कोई छिपकली नहीं बल्कि किसी की उंगलियां हैं। ध्रुव ने झट से अपनी चादर से चेहरा बाहर निकाला तो पाया बेडरूम में कोई नहीं था, लेकिन इस बारे में ध्रुव कुछ सोचता उससे पहले ही एक अजीब सी आवाज़ ध्रुव के कानों में पड़ी। ध्रुव बिस्तर से उठा और बेडरूम से बाहर आया तो उसे पता लगा कि वो आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। ध्रुव बिना कुछ बोले दबे कदमों से बाथरूम तक पहुंचा और धीरे से दरवाज़ा खोला तो पाया रूही दीवार पर लगी एक तस्वीर के सामने खड़ी कुछ बोल रही थी, आज मैं खून पीऊंगी और तुम्हें भी पिलाऊंगी। वो पागल मुझसे प्यार करता है
मुझे खून के लिए मना नहीं करेगा वो। इतना कहते के साथ ही रूही की गर्दन बिना पलटे ही ध्रुव की तरफ घूमी और बोली, नहीं मना करोगे ना ध्रुव। उसका भयानक चेहरा देख ध्रुव की चीख निकली और ध्रुव उल्टे पांव फ्लैट के मेन गेट की तरफ दौड़ा। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो ध्रुव ने सोचा वो स्टोर रूम की खिड़की से गैलरी में कूद जाएगा और फिर अपनी गैलरी में। यही सोचकर बिना आवाज़ किए ध्रुव स्टोर रूम तक पहुंचा और बाहर से बंद स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर घुसा। और घुसकर जो देखा शायद उससे बुरा उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, क्योंकि पूरे स्टोर रूम के फर्श पर किसी का कटा हाथ तो किसी का कटा पैर और किसी की उंगली पड़ी थी और पूरे स्टोर रूम की दीवारें खून से सनी पड़ी थी। ये भयावह नज़ारा देख ध्रुव की उल्टी हो गई। स्टोर रूम खुलने से पूरे घर में एक भयानक बदबू फैल गई। ध्रुव अपने नाक और मुंह को अपने हाथ से ढककर वापस मेन गेट की तरफ भागा और गेट खोलने की कोशिश करने लगा। तो ध्रुव की किस्मत कुछ तो अच्छी थी जो इस बार दरवाज़ा खुल गया। हाँफता हुआ ध्रुव वहाँ से निकला और दौड़कर अपने फ्लैट में पहुँचा। अंदर से दरवाज़ा बंद करके सोफे पर बैठकर अपनी भारी सांसों को हल्का किया और पानी पीने के लिए किचन की तरफ चला। किचन का दरवाज़ा खोला और खोलते के साथ ही देखा अंदर पहले जैसी सुंदर रूही फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर ध्रुव से बोली, लो पानी। ध्रुव की चीख पूरे फ्लैट में गूंजी। ध्रुव दौड़ा अपने फ्लैट से बाहर और अपने तीसरे माले पर बने फ्लैट से बिना रुके सीढ़ियों से दौड़ता हुआ नीचे सीधा गार्ड रूम में पहुंचा। लेकिन गार्ड रूम में जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई और गार्ड रूम के सामने खड़ा होकर पुलिस के आने का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते उसकी नज़र तीसरे माले पर रूही के फ्लैट की गैलरी की ओर गई, जहां पर लोहे की ग्रिल्स के ऊपर रूही खड़ी थी और ध्रुव के देखते देखते ही नीचे कूद गई। और तभी ध्रुव के कंधे पर पीछे से किसी का हाथ आया। पलट कर देखा तो पीछे एक गार्ड खड़ा था। ध्रुव ने गार्ड को सारी बात बताई, लेकिन गार्ड ने ध्रुव को बताया कि उसके बाजू वाला फ्लैट तो काफ़ी समय से खाली है, वहाँ कोई लड़की नहीं रहती। पलटकर ऊपर से गिरी रूही की लाश को देखना चाहा तो कहीं भी ध्रुव को कुछ दिखाई नहीं दिया। खैर पुलिस आई। ध्रुव के बाजू वाले फ्लैट की तलाशी ली गई तो धूल मिट्टी के अलावा पूरे फ्लैट में पुलिस को कुछ नहीं मिला और न ही ध्रुव के फ़ोन में कोई फ़ोटो मिली और न ही रूही के साथ की गई उसकी चैट्स। अगले ही दिन ध्रुव ने अपना फ्लैट खाली कर दिया। अब ध्रुव के फ्लैट में साजिद रहने आया है और पहले ही दिन जब अपने काम के लिए साजिद घर से बाहर निकला तो उसे बाजू वाले फ्लैट के दरवाजे पर एक सुंदर सी लड़की उसकी तरफ खड़ी मुस्कुराती हुई नजर आई। नैना शहर की एक बहुत ही जानी मानी मॉडल थी। उसकी खूबसूरती की वजह से उसे कोई भी प्रमोशन ऐड आसानी से मिल जाती थी। थोड़े ही समय में काफ़ी नाम कमा लिया था नैना ने। आज अपनी शूटिंग ख़त्म करके करीबन 11 बजे नैना अपने घर पहुंची। अमूमन गाड़ी गेट पर लगते ही उसके घर का वॉचमैन गेट खोल देता है, लेकिन आज जब 2-3 हॉर्न लगाने के बाद भी गेट नहीं खुला तो नैना ने गाड़ी से उतरकर देखा तो वॉचमैन गेट पर था ही नहीं। नैना ने गुस्से में अपना पैर ज़मीन पर पटका और फिर खुद ही गेट खोलकर गाड़ी अंदर की और फिर मेन गेट बंद करके अंदर के दरवाजे को खोलकर घर में घुसी तो पाया ज़मीन पर कीचड़ से भरे किसी के नंगे पैरों के निशान। जहां नैना खड़ी थी वहां से लेकर उसके बेडरूम तक जा रहे थे। नैना धीरे धीरे दबे कदमों से बेडरूम की ओर बढ़ी। बेडरूम के आगे पहुंचकर धीरे से दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते के साथ ही नैना की चीख पूरे घर में गूंजी। एक पल के बेडरूम के उस नज़ारे ने नैना के कदम लड़खड़ा दिए थे। नैना ने पुलिस को फ़ोन लगाया और बताया, मेरे बेडरूम में मेरे वॉचमैन की लाश पड़ी है। थोड़ी ही देर में पुलिस आई और तब तक नैना के बुलाने पर नैना की दोस्त मोनिका भी वहां पहुंच गई। उनके आने के बाद नैना की जान में कुछ जान आई। पुलिस ने बेडरूम में जाकर देखा
तो नैना के वॉचमैन प्रकाश की लाश खुले मुंह और फटी आंखों के साथ बेड पर पड़ी थी। लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो, जिस वजह से उसका कलेजा फट गया होगा। वो कीचड़ से भरे नंगे पाँव के निशान पुलिस के लिए अभी तक अनजान थे, क्योंकि न तो वो प्रकाश के थे और न ही नैना के। लेकिन अजीब बात यह थी कि निशान बेडरूम के अंदर जाने के तो थे, लेकिन बेडरूम से बाहर आने का कोई नामो निशान नहीं था। खैर, घर को सीज कर दिया गया। उस रात नैना मोनिका के घर चली गई। नैना और मोनिका दोनों एक ही कमरे में सो गई, लेकिन नैना को सोए हुए 5 ही मिनट हुए थे तब उसकी नींद टूटी, ज़मीन पर लकड़ी जैसा कुछ गिरने से। नैना की आँख खुली तो एक तरफ करवट लेकर सोने की वजह से उसकी नज़र सीधी फर्श पर गई। तो जो देखा वो देखकर नैना की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने ज़मीन पर उसके ही वॉचमैन का डंडा उसे खिड़की से आती चांद की रोशनी में दिखाई दे रहा था। डंडा नैना ने ही प्रकाश को दिया था, जिस पर एक गोल्डन स्ट्रिप पर लिखा था प्रकाश। नैना तुरंत बिस्तर पर उठकर बैठी और डंडे की तरफ देखते देखते ही मोनिका को हाथ से हिलाकर उठाने लगी कि तभी मोनिका ने उसका हाथ कलाई से कसकर पकड़ा। नैना मोनिका की तरफ पलटी तो पाया उसके बगल में मोनिका नहीं, बल्कि खुले मुंह और फटी आंखों वाली प्रकाश की लाश पड़ी थी। नैना की एक चीख निकली और उसी के साथ उसकी आंख भी खुली। नैना की चीख सुनकर मोनिका की भी एकदम आंख खुली। पसीने से तरबतर हाँफती नैना से मोनिका ने पूछा कि वो चीखी क्यों। तो नैना ने उसे अपना सपना बताया। तो मोनिका ने उसे इतना ही कहा कि ये सिर्फ सपना है और इसे सपना समझकर भूल जाए। मोनिका ने नैना को बहला फुसलाकर सुला दिया। अगले दिन सुबह उठने के बाद नैना को याद आया कि वो अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बाकी सारे ज़रूरी कार्ड तो घर पर ही भूल आई है। पुलिस से परमिशन लेकर नैना मोनिका को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंची। खुद लॉन में ही खड़ी रही और मोनिका को अंदर भेज दिया। कुछ देर बाद मोनिका अंदर से मुस्कुराती हुई बाहर आई और नैना का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाने लगी। नैना ने अंदर जाने के लिए मना किया तो मोनिका ने कहा, अरे अंदर इंस्पेक्टर सर बैठे हैं और तुझे बुला रहे हैं। नैना मोनिका के साथ अंदर चली गई और अंदर जाते ही नैना ने मोनिका से चारों तरफ नज़र घुमाकर पूछा, कहाँ हैं इंस्पेक्टर सर? तो मोनिका ने कहा कि इंस्पेक्टर बेडरूम के बाजू वाले रूम में बैठे हैं। नैना और मोनिका दोनों उस कमरे के दरवाजे तक पहुँचे। नैना ने थोड़े से खुले उस दरवाजे को जैसे ही पूरा खोला, उसी के साथ ही मोनिका ने एक ज़ोर का धक्का नैना को मारा और नैना कमरे के अंदर जा गिरी और नैना अपने आप को संभालती उससे पहले ही कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। उठकर नैना ने काफ़ी देर तक ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर पीटा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थक हार कर जब नैना कमरे के अंदर दरवाज़ा तोड़ने के लिए कुछ ढूंढने लगी तो पाया एक कोने में पर्दे से लिपटा हुआ कोई पड़ा था। नैना ने धीरे से उस इंसान के चेहरे से पर्दा हटाया तो पाया पर्दे में लिपटा वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मोनिका थी। नैना सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है। उसको बाहर से धक्का देकर दरवाज़ा बंद करने वाली भी मोनिका ही थी और पर्दे में लिपटा इंसान भी मोनिका। खैर, मोनिका खुद को संभाल कर खड़ी हुई तो नैना को उसने बताया कि जब वो नैना को लॉन में खड़ी करके अंदर आई थी तभी किसी ने उस पर हमला करके इस कमरे में बंद कर दिया था। नैना कुछ समझ चुकी थी ये उसके साथ क्या हो रहा है। कमरे में बंद नैना और मोनिका पुलिस के आने का इंतज़ार कर ही रहे थे तब दोनों को कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनी। नैना और मोनिका एक बार फिर दरवाजे को पीटने लगे, लेकिन कदमों की आहट रुकने के साथ ही नैना और मोनिका का दरवाज़ा पीटना भी बंद हुआ और उसी के साथ दोनों ने एक आवाज़ सुनी, बैठे रहो अंदर, थोड़ी देर बाद तुम्हें जाने दूंगा। नैना और मोनिका फिर से अपनी जगह पर आकर बैठी ही थी कि तभी मोनिका के कानों में एक आवाज़ पड़ी, इस नैना ने ही फंसाया है तुझे, तभी तो खुद बाहर खड़ी थी और तुझे अंदर भेजा। ये तो निकल जाएगी, लेकिन तुझे कौन निकालेगा?
और नैना के कानों ने भी एक आवाज़ सुनी, इसने ही धक्का दिया तुझे अंदर, यही मरवाएगी तुझे। और बस इसी के साथ नैना मोनिका पर और मोनिका नैना पर झड़पे और कुछ देर की झड़प में ही दोनों लहूलुहान हो गई। सांसों के फूलने से जब दोनों एक दूसरे को नोचने से रुके तो मोनिका एक तेजाब सी हंसी मुस्कुराती हुई नैना से बोली, क्यों नैना, अभी तक पहचाना नहीं मुझे? मैं तुम्हारा अपना राघव। ये नाम सुनते ही नैना की आंख फट के बाहर आने को हो गई। दरअसल कॉलेज टाइम से ही राघव और नैना एक दूसरे से प्यार करते थे और राघव तो नैना से इतना प्यार करता था कि वो नैना के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन राघव के साथ भी वही हुआ जो अमूमन हर गरीब आशिक के साथ होता है। मॉडल बनने के बाद गरीब राघव को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराने में नैना शर्म महसूस करती थी। इसलिए मोनिका की सलाह पर नैना ने राघव की कॉल्स उठाना बंद कर दी और थक हार कर जब राघव नैना के घर पहुंचा तो नैना ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड प्रकाश ने उसे धक्के मार कर नैना के घर से बाहर किया और उसी धक्का मुक्की में राघव की चप्पल भी वहीं रह गई। नैना के इस तरह बदल जाने के चलते राघव को एक सदमा लगा था जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और नंगे पांव सड़क पर दौड़ता दौड़ता एक ट्रक के नीचे आकर मर गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। पुलिस नैना के घर दोबारा पहुंची तो हॉल से लेकर कीचड़ से सने नंगे पांव के निशान अब बेडरूम के साइड वाले रूम तक थे। कमरा खोला गया तो मोनिका और नैना की खुले मुंह वाली लाश मिली। नंगे पैरों के निशान वाले उस कातिल की पुलिस को आज भी तलाश है। मैं हूं सैम और ये थी रेड्स के पॉडकास्ट में आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करना न भूलें।